बात आज हम करने जा रहे हैं, जिसके कारण ये असमानता आज हमारे समाज में, परिवार में फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं उसकी बात करेंगे। ये जो आज का कार्यक्रम है ये विभिन्न गैरिंग कंसोर्टियम के अंतर्गत है, जो आकांक्षा सेवा सदन के साथ मिलकर बिहार में लैंगिक असमानता के विरुद्ध एक बहुत ही अच्छे स्तर से मेरा मतलब है कि ये एक छोटे यूनिट से शुरू होकर राज्य स्तर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करता है, ताकि संविधान ने भले ही अनुच्छेद 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ कह दिया हो, अनुच्छेद 15 भले ही लिंग विभेद को नहीं मानता हो, लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि आज बहुत आगे बढ़ के भी हम कहीं न कहीं उस हाशिए पे जरूर खड़े हैं जहां इस तरह के आयोजन को करने की जरूरत पड़ती है और बात अपनी रखनी पड़ती है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आज के हमारे समाज के विभिन्न समुदाय के लोग भी यहाँ पे रहेंगे और उनकी भी बातें आगे सरकार तक पहुँचेगी, जिसके लिए उनकी जो समस्याएं हैं उससे उनको किस तरीके से सरकारी सुविधाएं मिल सकती है और सरकार किस तरीके से सहयोग कर सकती है, क्या सरकारी नीतियां हैं, इस पे बात होगी। तो मैं सबसे पहले समय के इसको देखते हुए बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जॉइंट सेक्रेटरी मैडम ऋतु जसलीन शर्मा जी से अनुरोध करूंगी। हालांकि आज का हमको मालूम नहीं था कि हमको इधर बोलना है, क्योंकि मिनट्स में जैसे बात हुआ अभी जितना हम बोल पाएंगे वो हमारा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या हम यहाँ पे संयुक्त सचिव 2 साल पहले विधिक सेवा प्राधिकार में आए हैं। उससे पहले हम एडवोकेट थे, उसके बाद हम जुडिशरी में गए और अब ये पोस्ट एज डिप्यूटेशन है। तो 2 साल में हम जितना समझ पाए विधिक सेवाओं को या हम क्या कर सकते हैं। एज जुडिशरी हमारा एक रोल डिफरेंट होता है, हमारे पास जो केस आएगा उस केस का न्याय करना है हमको, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि विधिक सेवाएं प्राधिकार में आके बालसा, जिसका हम सब जानते हैं बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यहाँ पे आके हमारे अलग सा ही एक हमें मौका मिलता है जीवन में, जहाँ पे हम अपने पावर में रहे, मतलब हम अपने जो हमें अधिकार मिले हैं उनके अंतर्गत या हमें जो ड्यूटी मिला है उसके अंतर्गत हम एक समाज सेवा भी कर सकते हैं। तो अभी जिस तरह आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार है या जिला DLSA जो हम सब जानते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार हर जिला में है, सब डिविजनल प्रमंडल सब डिविजनल लेवल पे भी हैं। तो हम सबका जो मेन उद्देश्य है वो हमारी कुछ जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन सबको हम जानते हैं कि जिसमें नारी सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा और जैसा आज का टॉपिक है लैंगिक हिंसा को पहचाने और रोके, जेंडर वायलेंस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा इशू है जो यूनाइटेड नेशन से लेके मेरे को लगता है कि हर देश का आज की डेट में एक इशू है जिसको हम सबको देखना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, पूरी तरह हिंदी में से हो नहीं पाएगी तो मिक्स भाषा में चलेगा, और आज की डेट में यही भाषा सबकी है। अगर कोई बोले कि शुद्ध हिंदी में बोल पाएगा तो आधे लोग समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या। तो हम लोग इसमें जिस तरह अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी आज की डेट में अभी लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो आया है उसमें पॉश एक्ट को लेके बहुत है कि वर्क प्लेस पे जो हिंसा होती है, जो सेक्सुअल हरासमेंट देखा जाता है, उसको लेके एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है, उसको लेके हम अवेयरनेस कर रहे हैं। और अगर हम कहें नालसा की जो योजनाएं हैं उन सब योजनाओं में पहली बात हम मुफ्त विधिक सहायता किसको देंगे, उसमें बच्चे, महिलाएं एक मेन हैं जिनको अगर हमारे पास आएंगे तो हमको उनको मुफ्त विधिक सहायता देनी है, जिसका मतलब अगर यदि उनको कोई केस करना है तो हम उनको अपनी तरफ से अधिवक्ता देंगे, जिसका पैसा उनको नहीं देना। वो हमारी एक मेन एक प्रायोरिटी कंसर्न है महिलाएं। और आजकल जो हम देख पा रहे हैं, जिस तरह हम एक समय पे हमने पॉक्सो कोर्ट भी किया था, वहाँ पे जज थे, तो ये जो यौन शोषण है ये सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं पुरुषों के साथ भी है। हमारे पास एक 7 साल के लड़के का यौन शोषण का केस था। तो अगर हम बोले कि आज का टॉपिक मेरे को बहुत देख के हुआ कि जिस तरह अभी संजू जी ने
बोला या हमसे पहले मैम ने भी बोला कि ये आजकल पुरुष भी इस हिंसा के यौन शोषण के शिकार होते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि यौन शोषण को कैसे दूर किया जाए। उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब की जो हम भाव पा रहे हैं कि ये जो यौन शोषण कर रहे हैं ये भी तो हम में से कोई है। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि यौन शोषण करने वाला कोई एक अलग इंसान है। अगर किसी बच्ची का रेप होता है तो रेप करने वाला किसी घर का तो कोई, किसी का पति, किसी का बाप, किसी का बेटा होगा जो यौन शोषण कर रहा है। तो हमारे समाज के ही वो तत्व हैं जो इन हिंसा को कर रहे हैं और हमारे समाज के ही तत्व हैं जो पीड़ित हैं। तो हम सबको इस चीज़ को देखना है कि हमें अपने ही समाज में हम अपने आप को कैसे सुधारें। ये एक चीज़ जो हम जागरूकता भी देख के, मुझे ये वीडियो देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि यही काम हमारे विधिक प्राधिकार का है कि हमें जितने भी विधिक जागरूकता है वो लोगों तक पहुंचानी है कि हमारे क्या हक हैं, हमारे क्या अधिकार हैं। हमारे अधिकार की सुरक्षा कीजिएगा, हम सुरक्षित हैं। लेकिन उसके साथ एक संविधान ने हमको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी है। फंडामेंटल ड्यूटीज में मेरे भाई को, मेरे पिता को, मेरे बेटे को ये पता होना चाहिए कि मुझे किसी भी महिला के साथ यौन शोषण नहीं करना। वो भी हमारी एक ड्यूटी में शुमार है। अगर मुझे अपनी बच्ची को यौन शोषण के लिए बचाना है तो मुझे अपने बेटे को ये समझाना पड़ेगा कि बेटा तुम जिंदगी में कभी भी किसी का यौन शोषण नहीं करोगे। अगर हम घरेलू हिंसा की बात करें तो घरेलू हिंसा के साथ भी कौन कर रहा है घरेलू हिंसा? हम में से ही कोई है जो घरेलू हिंसा भी कर रहे हैं और हम में से ही कोई है जो घरेलू हिंसा के पीड़ित है। तो ये समाज में हमको हर किसी को उसका अधिकार, उसका दायित्व, जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं वो भी समझानी है। तभी हम एक जो समाज हम कल्पना कर रहे हैं कि जहाँ पे मेरी बच्ची रात को 2 बजे घर से बाहर निकल सकती है, सेफ रहेगी। कैसे सेफ रहेगी जब मेरा बेटा अगर 2 बजे सड़क पे है, उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। तो वो हमको कहीं ना कहीं, अभी तक हम अपनी बच्ची को तो ये समझा रहे हैं बेटा रात को 2 बजे घर से बाहर मत निकल। हम अपने बेटे को ये समझाएं कि बेटा 2 बजे अगर तू सड़क पे है, तेरे को कोई लड़की मिलती है, उसको छेड़ना मत, उसके साथ यौन शोषण मत करना। वो किसी की तो बहन है, तुम्हारी नहीं है तो किसी की तो बहन है। तो अगर तुम अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते तो किसी की बहन के साथ क्यों करोगे? तो ये जो मानसिकता है हम सबको एक, अब जब हम काम कर रहे हैं तो हमें हम ये कह, ठीक है हमने लड़की जितना भी अधिकारों को मेरे सुरक्षित, मेरी ड्यूटीज भी बताइए। मेरे को जो गलत काम करते हैं उनको ड्यूटीज बताना है, क्योंकि अपराधी तो हम में से ही है। बाहर से कोई आया नहीं, कोई चिन्हित है नहीं कि कोई ये लोग सिर्फ अपराधी हैं, यही अपराध करेंगे। बाकी रही बात कि हम आज की बात, इसके लिए हमारे इतने कानून बने, हम घरेलू हिंसा की बात करें, यौन शोषण की करें, हमारे आईपीसी में क्यों कानून को हर बारी बढ़ाया जाता है? क्यों आपके लिए हमेशा पनिशमेंट को, अभी 2013 में हम सबको पता है निर्भया कांड के बाद एक बहुत बड़ा संशोधन आया जिसमें आपने डेथ पेनल्टी कर दी, आपने उम्र कैद को बदल दिया कि उम्र कैद अब आजीवन उम्र कैद रहेगी, कि उसको मिलेगा नहीं। तो ये चीज क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि हम इस चीज को समझना चाहिए, हम क्यों किसी कानून की सजा को और सख्त करते हैं। हम उसका मेन पर्पस ये है कि हम बताना चाहते हैं सोसाइटी को कि तुम अगर ये अपराध करोगे तो तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा, इस चीज को हम देखिए, अगर किसी हम सजा को एक मापदंड समझें कि हमें सजा के माध्यम से समझना चाहिए ये अपराध किस श्रेणी में है। अगर एक सिंपल किसी को सिर्फ एक थप्पड़ मारा उसकी हम सजा ज्यादा नहीं देते, लेकिन अगर किसी के साथ यौन शोषण, रेप करते हो या कुछ करते हो उसकी सजा, अगर 12 साल से बच्ची नीचे है तो उसमें हम डेथ तक पेनल्टी दे रहे हैं। तो समझना पड़ेगा कि हम संगीन समझ रहे हैं कि अपराध कितना संगीन है। तो हम जो उसकी पनिशमेंट है उसका एक मापदंड बनाते हैं कि ये अपराध किस श्रेणी में जाएगा। ये आपका गरीब ग्रेट होगा, हीनियस अपराध होगा, कैसा होगा। तो हमें उन अपराधों की सजा को इस हिसाब से समझाना चाहिए कि एक जो इंसान वो अपराध करे उसको ये पता होना चाहिए अगर मैं ये अपराध करूँगा मुझे इस यहाँ तक की पनिशमेंट मिलेगी। तो हमें इस चीज़ पे भी काम करना है। सजा बढ़ा देना हमारा सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन सजा बढ़ाने के पीछे जो मानसिकता रहती है कि हम बताना चाहते हैं कि उसकी संगीनता, इस अपराध को कितना बुरा माना जा सकता है। बाकी अब हम जब अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो हमें यौन शोषण के बारे में या लैंगिक हिंसा के बारे में ये समझना है कि अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो सहकर्मी हैं हम उनको किस नज़र से देखते हैं। हमें ये समझना होगा कि हमें उनके अस्तित्व को संभालना है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो उनको
यौन शोषण का सामना ना करना पड़े, उसको समझें और उसका रोकथाम बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हर तरह के कानून बने हुए हैं और कानून की व्यवस्था में इतना आपको यकीन दिला सकते हैं कि जुडिशरी आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आपको कहीं पे भी किसी भी तरह में इस तरह की दिक्कत आती है जहाँ पे आपका केस दर्ज नहीं किया जा रहा, वहाँ पे लीगल सर्विसेज जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे प्राधिकार जिला लेवल पे है, कहीं पे भी जहाँ पे भी दिक्कत है वहाँ पे हम लोग आपकी सहायता के लिए हैं। हमें बताइए अगर आपके साथ कहीं आपके किसी अधिकार को उल्लंघन हो रहा है, वहाँ पे जो भी विधिक सहायता जरूरत होगी वो हम लोग आपको पूरी तरह दायित्व है हमारा उसको पूरा करें। शुक्रिया। सेवा सदन को एक्चुअली बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा आयोजन करने के लिए। तो WGG के बारे में मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीजें वंदना जी ने बताया है। तो जिस मुद्दे पर हम आज बातचीत कर रहे हैं वही मुद्दा एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम है विमेन गेनिंग ग्राउंड, उसका फुल फॉर्म है, उसका मुख्य मुद्दा है, यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस या लैंगिक आधारित हिंसा। ये प्रोग्राम 3 साल पहले हम लोगों ने इस प्रोग्राम का डिजाइन किया था और प्लानिंग के लिए सोचा था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जब हम संस्थाएं जो महिलाओं के मुद्दे पे काम करती हैं और जब हम बोलते हैं कि मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ, तो सारी संस्थाएं ये सोचें कि हमारे काम में कौन सी महिलाएं छूट रही हैं। जब हम महिलाओं के मुद्दे पर काम करने की बात करते हैं तो क्या सारी वही महिलाएं हमारे साथ हैं जो आमतौर पे सड़कों पर दिखती हैं, या और भी कई महिलाएं हैं जो हमें सड़कों पर तो नहीं दिखती हैं बट उनके साथ भी वही मुद्दे हो रहे हैं, वही समस्याएं हो रही हैं, और अगर उनको हम अपने काम में शामिल करें तो कैसे शामिल करें। तो यही सब कुछ बात और विचार विमर्श के बाद इस प्रोग्राम का जन्म हुआ। अभी WGG का प्रोग्राम हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 संस्थाओं के साथ मिलकर शुरुआत की है और इसका पूरा डिटेल पर्चा आपके पास है आपके बैग में। तो इसमें 3 संस्थाएं हैं। एक है अफ्रीका रीजन से अकीली दादा, इधर से है क्रिया, और एक और संस्था है ईरो एशिया पैसिफिक जो मेनली UN में एडवोकेसी स्तर पे काम करती हैं। तो जानबूझकर हमने ऐसी संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप किया कि हमारी बात, जैसे हम आकांक्षा सेवा सदन और क्रिया जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, और फिर कुछ और संस्थाएं हों जो एडवोकेसी के स्तर पर UN के आधार पर काम करती है। तो हमें ये पता है कि कोई भी काम हमारा अधूरा रह जाता है अगर उसको लेकर नीतियों में परिवर्तन ना हो, उसको लेकर कानून ना बने या कानून में उचित परिवर्तन ना हो। तो हर जगह पर जब भी हम काम करते हैं तो इनको अलग अलग स्तर पे करने की जरूरत होती है। तो इस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और भारत में इस कार्यक्रम में हमारे 4 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार से आकांक्षा सेवा सदन जुड़ा हुआ है, कैलकाटा से, वेस्ट बंगाल से हमारे साथ श्रुति डिसेबिलिटी राइट सेंटर जुड़ी हुई है जिनकी शंपा सेन आज हमारे साथ हैं, और युवा संस्था झारखंड से जुड़े हैं और महोबा उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। तो चारों राज्यों में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही मुद्दे पर लगातार जमीनी स्तर पर और एडवोकेसी के स्तर पर कुछ खास मुद्दों को लेकर, कुछ खास महिलाओं के साथ हो रहा है लैंगिक आधारित हिंसा और जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर बातचीत किया जाए। अगर क्रिया के बारे में बात करूं तो क्रिया एक अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी संस्था है जो आमतौर पर मुख्य रूप से महिलाओं के और लड़कियों के प्रजनन, स्वास्थ्य और उनके मानव अधिकार के लिए काम करती है। और काम के दौरान हम लोग बहुत तरह की रणनीतियां यूज करते हैं, जिसमें एक मुख्य रणनीति है कि महिलाओं में नेतृत्व का विकास करना। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि बहुत तरह से हिंसा होती है और इसमें महिलाएं पुरुष दोनों शामिल हैं और दोनों के साथ हिंसा भी होती है। और वंदना जी ने बोला कि सिर्फ महिलाएं पुरुष नहीं, अन्य जेंडर के लोग भी, अन्य पहचान के लोग भी इसमें शामिल हैं जो हिंसा कर भी सकते हैं, पर ज्यादातर उनके साथ हिंसा होती भी है। तो समावेशी बात जो वंदना जी ने किया, क्रिया का ये बहुत मुख्य विश्वास है, महत्वपूर्ण विश्वास है कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो समावेशी होना चाहिए। उसमें सभी तरह के विभिन्न विचार और क्लास, कास्ट, रिलीजन सबको देखते हुए सभी मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए। तभी हम किसी के साथ भी जो काम कर रहे हैं उससे जुड़े जो भी हिंसा है या समस्या है उसके मुद्दे को हम संबोधित कर सकते हैं। तो अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर बोलूं, अगर मैं एक महिला हूं और मैं किसी खास जाति से हूं जिसको हमारे समाज में जाति के आधार पर निचला समझा जाता है,
और मेरे पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, मैं गरीबी इस तरह से आती हूँ, तो मेरे साथ अलग अलग तरीके, एक महिला होने की वजह से मेरे साथ हिंसा हो सकती है, दूसरा एक खास जाति की महिला होने की वजह से हिंसा हो सकती है, दूसरा क्योंकि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मैं एक गरीब घर से आती हूँ, तो मेरे साथ उसकी वजह से भी हिंसा होती है। तो हिंसा जब आती है तो किसी एक पहचान की वजह से नहीं, बहुत अलग अलग पहचान जुड़े रहते हैं। तो हमें जब जरूरत है इस पर बात करने की, तो हम सभी पहचानों को कैसे शामिल करें और सभी पहचानों पर बात करें। ये छोटा सा परिचय था प्रिया और डब्लू जी का। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही थी, जब मैडम ने बहुत सारे हिंसा के मुद्दों पर बात की, तो एक मुख्य स्ट्रैटेजी हमारा ये है कि हम बहुत तरह से ट्रेनिंग करते हैं, बहुत तरह की संस्थाओं के साथ ट्रेनिंग करते हैं, सरकारी गैर सरकारी दोनों के साथ। और जब ट्रेनिंग करते हैं तो सिर्फ कानून की बात नहीं होती है, पॉक्सो एक्ट की जरूर बात होती है, पॉक्सो की भी बात होती है, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ की भी बात होती है, बट कई अन्य मुद्दों पर भी बात होती है जहाँ लॉ तो है बट हम लोग शायद उसका उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए जब वंदना जी बात कर रही थी कि सरकार को लेकर बात करनी है, सरकार की जवाबदेही की बात करनी है, तो कहीं पर भी हमारा रवैया ये नहीं है कि हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार के साथ मिलकर जो हमारे कानून बने हुए हैं, जो हमारी नीतियां बनी हुई हैं, उनको हम ऐसे कैसे लागू करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सकें। जब कानून को फायदा उठाने की बात करते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं जो कानून तक पहुंच सकते हैं एंड कौन से लोग हैं, किन लोगों को कानून तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और जब निर्भया कांड की ये बात कर रही थी तो मुझे याद है दिल्ली में हमने बहुत सारे कॉलेजेस में उस समय सेशन किए थे यंग लड़कियों के साथ, और दिल्ली के पुलिस ने भी बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था उस मुद्दे पर बात करने के लिए। पर बहुत साधारण सी बात थी, पर बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि ज्यादातर बातचीत हम लड़कियों के साथ ही कर रहे थे और हम लड़कों के साथ नहीं कर रहे थे। जो इन्होंने बोला कि हमें लड़कों को भी शामिल करने की जरूरत है। सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पर जब हम किसी संस्था में ट्रेनिंग करने जाते हैं तो सारी महिलाओं को ही बिठा दिया जाता है कि जेंडर का मुद्दा इनका मुद्दा है, उन्हीं को बिठाओ, उन्हीं को सुनना है। पर जिनकी वजह से कई बार जो लोग हिंसा में भागीदार हैं उनके साथ भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। और दिल्ली पुलिस ने उस समय, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, पर एक नजरिए का फर्क है, उन्होंने सारे महिला कॉलेजेस के सामने बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर लगाए कि लड़कियां रात में ना घूमें और रात में अगर निकलना पड़ता है तो अपने साथ ये सावधानी रखें, मिर्ची पाउडर रखें या किसी के साथ घूमें, गली में ना जाएं, मेन रोड लें। बट एक भी उस तरह का पोस्टर और बैनर लड़कों के कॉलेज के सामने नहीं रखा कि क्यों नहीं, हमें उनसे भी बात करने की जरूरत है कि वो भी इस मुद्दे को समझे कि आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि जब वही साथी बोलते हैं कि ये समाज के दो पहिए हैं, सबको साथ लेके चलना है, तो जरूरी है कि जो हिंसा का सामना कर रहा है सिर्फ अब उनसे ना बात करें, जो लोग भी उसमें शामिल हैं हम सभी को उस बातचीत में शामिल करें। दूसरी चीज मैं बात करना चाह रही थी, जो हम बोल रहे थे महिलाओं को लेकर कि कौन सी महिलाएं हमारे काम में शामिल हैं और नहीं हैं। और हमने उसी समय एक छोटा सा रिसर्च किया था और उसमें ये बहुत बड़ा निकल के मुद्दा आया था कि विकलांग महिलाएं, बहुत सारे हमारे लॉ हैं और कानून हैं और बहुत जगह वो पहुंच नहीं पाती। एक्सेसिबिलिटी कई तरीके से हो सकती है, शारीरिक तरह से हो सकती है कि कितने ऑफिस में सीढ़ियों की जगह पे रैंप है ना, कि मैं जा सकती हूँ, कितने होटल्स में सीढ़ियों की जगह पर रैंप है, लिफ्ट हर होटल में है, पर शुरुआत में कुछ सीढ़ियाँ जरूर होती है। बहुत कम ऐसे होटल हैं जो शुरुआत से ही रैंप वाले हों और आप आराम से वहाँ पर जा सकें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और तभी हमने इस मुद्दे पर और महिलाओं के मुद्दे के साथ हमने इस मुद्दे पर बहुत खास तरीके से गौर करना शुरू किया और काम करना शुरू किया। कोविड के दौरान हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए। पहला बहुत महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस था कि कई तरह की सूचनाएं और जो इंस्ट्रक्शन सरकार के निर्देशन भी थे, पॉलिसीज भी थी, नीतियां थी, जो बहुत अच्छे नियत से बनाई गई थी और सबके साथ शेयर की जा रही थी। बहुत सारी विकलांग महिलाएं जो बोल नहीं सकती या सुन नहीं सकती, उन तक वो नहीं पहुंच रही थी। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि टीवी में क्या चल रहा है। जो अकेले रहती हैं या सपोर्ट मेंबर के साथ रह रही हैं,
अगर सपोर्ट मेंबर उनको इनके बारे में नहीं बता रहा तो उनको नहीं समझ में आ रहा है। कई महिलाओं ने बहुत इस तरह से दिक्कतें फेस की कि वो सड़कों पे जा रही हैं, कुछ घटना हुई पर कोई सहयोग के लिए नहीं आ रहा है। वो विकलांग हैं, वो सहयोग मांग नहीं पा रही हैं, बट कोविड है तो कोई सहयोग के लिए आ नहीं रहा है। तो उन नीतियों में इस तरह के मुद्दों को हम कैसे शामिल करें कि सभी महिलाएं उन नीतियों तक पहुंच पाए। वो जो नीतियां हमें लिखित रूप से मिल रही थी, कितना जरूरी था उससे ऑडियो रूप में भी वो नीतियां हमें सुनाई जाए, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सक रहे हैं, सुन नहीं सक रहे हैं या बोल नहीं सक रहे, उनके लिए तरह तरह से सूचनाएं अवेलेबल हैं। ये कोशिश बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, अगर हम इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो मैं बस यही बात कर रही थी आज जेंडर आधारित हिंसा पर बात करने के लिए कि हमारे सारे लॉ और कानून बहुत अच्छे हैं, जरूरी है उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करना, लागू करना, जिसमें एनजीओ और सरकार दोनों साथ साथ मिलकर चलेंगे तो बहुत अच्छे से वो काम हो पाएगा। सरकारी अधिकारी कानूनी रूप से बहुत कुछ अपना एक्सपीरियंस लाते हैं और एनजीओ जो होते हैं वो जमीनी स्तर के अपने एक्सपीरियंस जोड़ते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के लिए। जरूरी है कि जब भी हम आगे कोई भी नीतियां निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो लड़कों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, लड़कियों के लिए हो, वो सारी नीतियां समावेशी होना चाहिए ताकि सब कोई उसका लाभ उठा सके और सबकी उस तक पहुंच हो। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। डॉक्टर नवल किशोर शर्मा जी हमारे अभी जॉइंट सेक्रेटरी विधि प्राधिकार के अभी जा रही हैं उनको, और हमारे पास बैठे शालिनी जी, संजू जी, एंकरिंग करते हुए डॉक्टर सुनील सिंह जी, और सबसे ज़्यादा एक यंग लड़की अभी साक्षी है जी, जो हमारे संवाद को ऐसे लोगों के पास पहुंचा रही है जो बोल नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज बातें, लेकिन सबसे ज्यादा मैं इस मंच पे बैठे लोग जो जितने सम्मानित हैं, मेरे समझ में लगता है कि हम सबों से सम्मानित ज्यादा लोग ऑडियंस में बैठे हैं। शरद जी दिख रही हैं, उसके बाद वैष्णवी दिख रही है, और भी लोग हैं काफी, मैं बहुत देख रहा हूँ। तो सबको हमारा अभिवादन है, और मैं आकांक्षा सेवा सदन की ओर से भी कह रहा हूँ कि ये क्रिए और आकांक्षा सेवा सदन, पुष्पेंद्र जी आगे हैं, उनका भी बहुत ये स्वागत है, भरत कौशिक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत, जिनको हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और इस आकांक्षा सेवा सदन और क्रिया के द्वारा जो आज का आयोजित जो कार्यशाला है उसको अधिक सफल बनाने में इन सबकी भागीदारी है। और अख्तरी बेगम बैठी हुई है, सब लोग, मतलब सारे लोग जाने पहचाने हमारे चेहरे हैं, और ये समाज के हर सामाजिक मुद्दों में बढ़ चढ़ के हस्तक्षेप करने वाले लोग हैं। एक नए समाज, समावेशी समाज बनाने का जो वंदना जी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ने बीड़ा उठाया है, उसमें ये भागीदार होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, और मैं आपसे पहले ही माफ़ी भी मांग लेता हूँ, क्योंकि मेरा क्लास है 12 बजे से 1 बजे, लेकिन अभी 1 से 2 करके शिफ्ट किया हूँ हेड को रिक्वेस्ट करके, तो मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि हम बीच में जाएंगे फिर आ जाएंगे। तो ये सारा कुछ है। मैं एकदम ये वायलेंस का एक छोटा सा पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो खासकर दिव्यांगों के प्रति होती है। दिव्यांग वो महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, बस उनकी बात को मैं छोटे से पहलू को, पूरे समग्रता में अगर जाएंगे तब तो फिर ऐसे वर्क सब भी, हम जैसे अल्पज्ञ को भी बोलने के लिए पूरा का पूरा दीजिए। इसलिए मैं बहुत छोटा सा जानकारी हूँ, और बहुत कम जानकारी है, जितनी जानकारी है उसमें एक छोटे से पक्ष को मैं रखना चाहता हूँ कि मानसिक रूप से कैसे वायोलेशन होता है, चाहे कैसे विकलांगों के, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं, दिव्यांगों लोगों को कैसे किया जाता है, मैं वो बताता हूँ। जस्ट अभी मैं कुर्सी से उठकर, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर सारा कुछ समझाना चाहता हूँ 1 से 2 मिनट में। मैं अभी जस्ट कुर्सी से उठ करके यहाँ जब आया हूँ,
तो बिहार विकलांग अधिकार मंच के हमारे बड़े अच्छे मित्र बगल में बैठे डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कि सर आप व्हील चेयर रखिए। मैंने कहा हाँ कि आपको तकलीफ होती है। मैंने कहा कि अगर तकलीफ चैलेंज अगर है मेरा तो वो एक्सेप्ट हम करते हैं, और सुविधा अगर एक्सेप्ट ज्यादा करने लगेंगे तो मैं फिर कमजोर हो जाऊंगा। मैं ये सब टेक्निकली कहने, लेकिन इसने कहा है, इन्होंने बताया है कि आप ये करिए, तो ये चीज है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जो कंप्लायंस कमेटी है, पटना विश्वविद्यालय की कमेटी है दिव्यांग फ्रेंडली बनाने के लिए हर सारे बिल्डिंग्स को, उसके मेंबर मैं हूं, लेकिन आज भी पर्याप्त जो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं बन गया है, हम लोगों के प्रयास से हमारे यहाँ बहुत सुविधा धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन आज भी जहां मैं क्लास लेता हूं, आपको आश्चर्य होगा कि मैं अपने कमरे से निकल करके दरभंगा हाउस का बिल्डिंग, जो सब पटना के सारे लोग करीब करीब यहाँ जानते होंगे, एमए का क्लास एक ऊपर चलता है, मैं ऊपर जब जाता हूँ अपने कमरे से निकल के ऊपर आता हूँ, वो सीढ़ी से चढ़ के, तो वो करीब करीब 5 किलोमीटर आने जाने के बराबर हो जाता है। और वो स्थिति मैं यूं ही फेस करता हूँ। तो वहां हमको ये लगता है, हम शारीरिक रूप की बात छोड़ दे, शारीरिक अपनी वायोलेंस की बात तो छोड़ दे, हमको लगता है कि मानसिक बोझ हम पे ज्यादा पड़ती है, कि वहां एहसास होता है कि हम दिव्यांग हैं। और ये एहसास कराने वाला हमारा कोई और नहीं, हमारी व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी जो विधि प्राधिकार की थी, बहुत अच्छा करी कि मैं इसको व्यवस्था को सही करें। यह है, मैं कह रहा हूं कि मैं खुद भी उस कंप्लायंस कमेटी का मेंबर हूं यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट का कंप्लायंस कमेटी है कि आप जल्द से जल्द ये फ्रेंडली बनाइए सारी चीजें। काम भी हुआ है, काफी हुआ है। तो ये सारा कुछ, ये परिस्थिति, ये मानसिक रूप से हमको प्रताड़ित करता है। हम शारीरिक रूप से फिर भी हम तो आते जाते हैं इतनी चुनौतियों बाधाओं के बावजूद, लेकिन मानसिक बाधा हमको पहुंचती है कि हम ये करते। ये चीज को मिटाने के लिए मैं वंदना जी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का बहुत आभारी हूँ कि पिछले साल भी उन्होंने यही जिस तरह का टॉपिक रखा था कि मुझे नहीं, मेरे अधिकारों को सुरक्षित करो। मैं अपनी सुरक्षा कर लूंगा जब मुझे अधिकार मिल जाएगा, सही ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो वो अधिकार को सुरक्षित करने की जब बात आती है, तब हमें ये लगता है कि ये अधिकार अगर हमको मिल रहा होता अगर सही से, या इम्प्लीमेंट होता ये कानून का, तो हमको अधिकार नहीं मिले। इसलिए जब वंदना जी के इस कार्यक्रम और क्रिया के इस कार्यक्रम में मैं आता हूँ, तो अकस्मात मुझे एक पंक्ति याद आने लगती है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस मैसेज को कन्वे करने के लिए वंदना जी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच आती हैं और हमको भी इसमें शामिल करती हैं आप लोगों के सामने 2 शब्द कहने के लिए। तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत थोड़ी सी जानकारी वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए हमको जल्द से जल्द मतलब ये बातों को मैं मानसिक रूप से, और कभी फिर इस तरह के वर्कशॉप वंदना जी से कहेंगे कि करते रहिए, ये अच्छे काम है। तो अगर करती है तो मैं व्यापक रूप से चर्चा आपके साथ करेंगे। अभी आपसे क्षमा मांगते हुए कि मुझे 1 से 2 क्लास भी लेना है, मैं वो ड्यूटी मेरी वो भी एक ड्यूटी है, और ड्यूटी करना मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए मैं पुनः फिर वहाँ के बाद फिर यहाँ आपके साथ आके आप सबों को सुनूंगा, और आप सबके साथ फिर हम रहेंगे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।